अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है सिंपल हार्मोनी मोशन। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं बेटा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। हार्मोनिक, सबसे पहले तो हम इसके वर्ड्स को समझते हैं ज़रा। हार्मोनिक का क्या मतलब होता है बेटा? हार्मोनिक मीन कि वो मोशन जो रिपीट हो बार बार। ठीक है, रिपीट इटसेल्फ एट इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। इक्वल टाइम के अंदर बार बार वो मोशन रिपीट हो, जैसे कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है बार बार रिपीट होती है। और डैम्पिंग अगर रिमूव कर दे तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम में एक जैसी जो है ना वो रिपीटेशन शो करेगा। अब मोशन का क्या मतलब होता है कि बॉडी डिस्प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी के लिए आप यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि जो टू एंड फ्रो मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होती है, और आपको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। तो डेफिनेशन अभी हम इसको, इसकी जो डेफिनेशन है इसको अभी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि ये समझ भी नहीं आएगी अभी आपको। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में आप जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम की मोशन, मैस अटैच टू अ सिस्टम, और एक स्प्रिंग के साथ जो एक मैस अटैच होता है, और जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एट सम एक्सटेंट पे जाके आप इसको छोड़ते हैं, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता है। तो इसकी मोशन भी जो है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसिडर कर सकते हैं आप। फिर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक, फिर वाइब्रेटिंग अ गिटार स्ट्रिंग। तो ये वो मोशंस हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। कंडीशन बेटा, कंडीशन को थोड़ी देर के लिए स्किप करें, और बस तीन कंडीशंस याद रखें अभी के लिए। कि बॉडी के पास एनर्शिया होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, और सरफेस क्या होनी चाहिए? फ्रिक्शनल लेस सरफेस होनी चाहिए। बाकी कंडीशन आपको बाद में समझाऊंगा। आ जाते हैं बेटा डायग्राम पे। देखें, आपके पास एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के साथ जो है ना वो एक मैस को अटैच किया हुआ है। और इस मैस इस बॉडी का जो मैस है वो एम है। आप बेटा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। ये जो फोर्स, ये जो एरो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, आपने क्या करनी है, आपने ये जब ये मीन पोजीशन पर होगा तो आपने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, खुद से एक फोर्स अप्लाई करनी है। और फोर्स अप्लाई करते करते इसको कहाँ पे ले आना है? यहाँ पे पॉइंट ए पे ले आना है। ठीक है, जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें एक एनर्जी स्टोर होती जाएगी, उसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे। लेकिन एक फोर्स रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी, उसका आप रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे। गॉट इट? जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई करता जाऊंगा और इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाता जाऊंगा, वैसे वैसे एक रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी में स्टोर होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा मैं डिस्प्लेस करूंगा बॉडी को, उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो जनरेट होगी। मोर एक्सटेंशन मोर रिस्टोरिंग फोर्स, सिंपल। अब बेटा ये देखें ज़रा, ये आपने पैराग्राफ की फॉर्म में भी मेंशन करना है कि कंसिडर अ मैस अटैच विद वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, द मैस एम कैन मूव फ्रीली ऑन अ फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। सरफेस क्या होनी चाहिए? फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शनल लेस होनी चाहिए, ताकि इजीली बॉडी जो है ना वो मूव कर सके। तो लेट डिस्प्लेस अ मैस थ्रू अ डिस्टेंस एक्स फॉर अ मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होगी बेटा आपकी? जहाँ पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, ये आपकी मीन पोजीशन है। और ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। दो एक्सट्रीम पोजीशन है और एक मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है बेटा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन मीन लेंथ। तो यही तो हमने ऊपर डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते जाएंगे बॉडी उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेस होगी, मीन उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। इस चीज़ को हम एक सिमुलेशन से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक ये आपको सिमुलेशन शो हो रही होगी। तो अब ज़रा देखें कि फोर्स की जो वैल्यू है, ये देखें, ये वैल्यूज़ भी मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। देखें, अभी 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई है, और जैसे जैसे मैं फोर्स ज़्यादा करता जा रहा हूँ, अभी देखें कितनी फोर्स हो गई है? 8 न्यूटन। और बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 0.080 मीटर।
मैं फोर्स जैसे जैसे ज़्यादा करता जा रहा हूँ, वैसे वैसे लेंथ भी ज़्यादा होती जा रही है। और आप ज़रा ग्राफ देखिए पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होती जा रही है। देखिए फोर्स मैं और भी ज़्यादा कर रहा हूँ, देखिए 61, 62। जैसे जैसे मैं फोर्स ज़्यादा करता जा रहा हूँ, लेंथ भी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। ये देखिए मैक्सिमम फोर्स 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है, और लेंथ कितनी हो गई है 1.0 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल। दोबारा देखें, फोर्स फोर्स जैसे जैसे ज़्यादा करता जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है, और लेंथ भी क्या हो रही है बेटा, ज़्यादा हो रही है। तो अगर ये बातें समझ आ गई हैं तो आगे चलते हैं बेटा। हुक्स लॉ फॉलो होगा। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। के साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम बड़ी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होता है बेसिकली। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, वो नेचर ऑफ अ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग कितना थिक है कितना थिन है। इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे इसी लेक्चर में। अभी ड्यू टू इलास्टिसिटी स्प्रिंग अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। मीन्स कि मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो स्प्रिंग है आपका, अ, ये इसमें इलास्टिसिटी की वजह से ये अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है। और उस ऑपोजिशन की वजह से ही एक रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होती चली जाएगी। मैं जितना ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी। अब रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या है, ये उतनी होगी जितनी आपने अप्लाइड फोर्स की होगी। एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, रीस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। फ़र्क क्या होगा, डायरेक्शन का। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मीन कि बॉडी को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। ये रीस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। अब इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको, इसकी जो इक्वेशन है ना, वो कुछ ऐसे लिखूंगा, देखिए। ये रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस अप्लाइड फोर्स कितनी थी, के एक्स। तो मेरे पास रीस्टोरिंग फोर्स का ये फार्मूला आ गया, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब रीस्टोरिंग फोर्स की जो डेफिनेशन है, वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आपको इसे याद रखना है बेटा। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, द फोर्स विच ब्रिंग द बॉडी बैक टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। यानी वो फोर्स जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी, उसे आप रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और इसी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, और उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, उसकी भी वही डायरेक्शन होगी जो रीस्टोरिंग फोर्स की होगी। तो अब जरा बेटा आगे चलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर मैं मैस को क्या कर दूं, रिलीज कर दूं। जैसे मैं मैस को रिलीज करूंगा, तो बॉडी क्या करेगी, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज ड्यू टू, ये पॉइंट याद रखने एमसीक्यूज के लिए, कि ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन के लिए कौन सी दो चीज़ें रिक्वायर है। तो नंबर 1 है बेटा रीस्टोरिंग फोर्स रिक्वायर है, और नंबर 1 रीस्टोरिंग फोर्स, एंड नंबर 2 एनर्शिया। ये एक एमसीक्यूज हो गया। सेकंड एमसीक्यूज क्या, किस तरह से पूछा जाएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को कहाँ से कहाँ पे लेके जाती है। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। ठीक है, ब्रिंग द बॉडी टू मीन पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। यानी बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी, तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे लाने वाला काम कौन करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को एक्सट्रीम से मीन पे लेकर आएगी। फिर एनर्शिया, बॉडी जब मीन पोजीशन पर आएगी, तो अपने एनर्शिया की वजह से वहां पे स्टॉप नहीं होगी, बल्कि मीन से किधर चली जाएगी, एक्सट्रीम पे चली जाएगी। तो बॉडी को मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाने वाला वह जो फैक्टर होगा, वो कौन सा होगा बेटा, एनर्शिया होगा। ब्रिंग द बॉडी टू एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन। बातें समझ आ रही हैं बेटा आपको। मीन से एक्सट्रीम पे कौन लेके जाएगा, एनर्शिया। और एक्सट्रीम से मीन पे कौन लेके जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये तीन एमसीक्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। कैसे आएगा एमसीक्यूज, जरा देखिए। फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज अ एसेंशियल रिस्टोरिंग फोर्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एनर्शिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन क्या है बेटा, चार्ली, बोथ ए एंड बी।
अब आ जाते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में भी काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इसके हवाले से। तो बेटा तवज्जो करें ज़रा, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन होती है ये। क्या होती है फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन? मीन्स आपने ऊपर फार्मूला पढ़ा था ना, एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो के को सब्जेक्ट बना लें, तो फोर्स बाय एक्स, फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन, मतलब आप कितनी फोर्स अप्लाई करें तो एक्सटेंशन हो जाए। इसको ज़रा, इसका फिजिकल मीनिंग भी ज़रा समझते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, एक्स का यूनिट मीटर है, तो इसका यूनिट क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ स्प्रिंग, एक होते हैं हार्ड स्प्रिंग, एक होते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग। हार्ड स्प्रिंग क्या होंगे? वो थिक होंगे, उनको डिफिकल्ट होगा डिफॉर्म करना, वो इतना इजीली डिफॉर्म नहीं होंगे। लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड होगी उनको डिफॉर्म करने के लिए, और उनकी के की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फोर्स अप्लाई किया है 50 न्यूटन, और एक्सटेंशन कितनी हुई है? 2 मीटर। तो फोर्स और डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन आपके पास आ गया 25। ये है हार्ड स्प्रिंग का। इसी के कंपैरेटिवली एक दूसरा स्प्रिंग आप कंसिडर करें, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, वो थोड़ा सा हल्का है, उसकी जो थिकनेस होगी वायर की, वो थोड़ी सी थिन होगी, तो उसको डिफॉर्म करना ज़्यादा इजी है। तो आप उतनी ही फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें एक्सटेंशन कितनी आएगी? ज़्यादा आएगी, 25 मीटर की आएगी। ये देखें के की वैल्यू क्या आ गई? 2 न्यूटन पर मीटर। तो जो हार्ड स्प्रिंग होगे, जिनको डिफॉर्म करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, उनकी के की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होगे, जिनको डिफॉर्म करना बहुत इजी होगा, उनकी के की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। तो ये देखिए सॉफ्ट स्प्रिंग इजी टू डिफॉर्म, एंड के की जो वैल्यू है ना वो स्मॉल वैल्यू। इसको हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, सिमुलेशन से भी। ज़रा तवज्जो करनी है आपने, ये देखें अभी आपको ये बॉटम पे, नीचे वाली साइड, राइट साइड पे स्प्रिंग कांस्टेंट की एक ग्राफ शो हो रहा होगा। अभी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 100 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है? कि आपको 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए 1 मीटर एक्सटेंशन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 100 न्यूटन ही तो फोर्स अप्लाई की थी, और एक्सटेंशन कितनी हुई थी? 1 मीटर। अब ज़रा तवज्जो करें, अब मैं फोर्स कर देता हूँ 2। क्या चेंजिंग आई है? फोर्स भी 200 हो गई, ज़्यादा फोर्स मुझे रिक्वायर है। और ज़रा स्प्रिंग की थिकनेस पे ज़रा फोकस करें ज़रा, ये दे अब यहाँ पे तो ऑब्जर्व करें, यहाँ पे थिन हो गया स्प्रिंग, यहाँ पे थोड़ा सा थिक हो गया। एक और फैक्टर ज़रा ऑब्जर्व करें, ये देखें, ये अब 1 मीटर की एक्सटेंशन लाने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है? 200 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 200 हो गई है, स्प्रिंग ज़्यादा थिक हो गया, इसको डिफॉर्म करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। और अब देखें फोर्स मैं जितनी ज़्यादा अप्लाई करूँगा, डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू डी होता है। तो वर्क डन भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। और वर्क डन अगर मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। बात समझे? अब ज़रा देखें, अब मैंने 300 स्प्रिंग कांस्टेंट कर दिया, अब स्प्रिंग जो है ना वो और भी ज़्यादा थिक हो गया, के की वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसको डिफॉर्म करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। अब देखिए, अब मुझे 300 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ रही है टू क्रिएट अ 1.00 मीटर एक्सटेंशन। फोर्स ज़्यादा, वर्क डन ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको शो हो जाए। अब बेटा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ था, वो अब हमने निकालना है। ये रीस्टोरिंग फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ma। और एक फोर्स हमने इक्वेशन 1 में पढ़ी थी, अभी जिसको हमने इक्वेशन एफ आर, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? माइनस के एक्स। ये दो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन आप इसको कह दें इक्वेशन 2, ये इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर मेंशन की थी मैंने। अब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। तो मैं इनको क्या करता हूँ? कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को जब मैं कंपेयर करूँगा, तो बेटा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। अब ए मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, मैं इसको दूसरे पे ले जाऊंगा, माइनस के डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, ये एक्स हो गया।
ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, लेकिन इसको मैं ओमेगा की टर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, के बाय एम। अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, के बाय एम। आई होप कि ये स्टेप भी समझ आ गया आपको। अब अगर मुझे ये कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है? इक्वेशन ये बता रही है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट, एक इक्वेशन हमने फोर्स की भी ऐसी पढ़ी थी, जरा देखिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। कहाँ से ड्राइव की थी? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। ठीक है, हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जितनी ज़्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूँगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किसके साथ आ रहा है? एक्सेलरेशन के साथ। कि एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना बॉडी डिस्प्लेस करेगी। और ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो ये दो कंक्लूजन हमने लिखे हैं कि एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। एंड सेकंड वाला जो फैक्टर है, एक्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा मीन पोजीशन से अवे ही होगा। इसको भी हम सिमुलेशन से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम एक दूसरी सिमुलेशन ओपन करते हैं, ज़रा देखें। हमने क्या देखना था बेटा? हमने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है ना। ये देखें, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, हमेशा मीन। ये आपका, ये जो डॉटेड लाइन मैंने सेंटर में ड्रॉ की है, ये आपका मीन पोजीशन है। तो आप देखें, चाहे बॉडी एक्सट्रीम पे जाए, ऊपर वाले एक्सट्रीम में जाए तब भी मीन पोजीशन की तरफ है, और नीचे वाले एक्सट्रीम पे जाए तब भी उसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द मीन पोजीशन है। तो एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब बेटा इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम बाद में, अब इसकी डेफिनेशन जो है ना वो समझ आ जाएगी। ज़रा देखिए, अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन, यही हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, इन विच एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन सेटिस्फाई, इसी इक्वेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, कि एक ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और इसकी डायरेक्शन क्या हो, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। अब इसकी कंडीशन भी आपको समझ आ जाएगी। कंडीशन क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फिर रिस्टोरिंग फोर्स एनर्शिया ऑफ अ बॉडी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फिर बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड फॉलो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए। और फिर इसके साथ जो है वो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सारी वही बातें हैं जो कंक्लूजन में लिखी हैं, जो डेफिनेशन में आई हैं, यही आप कंडीशन लिख लिख सकते हैं। बेसिकली जो तीन कंडीशन है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि एनर्शिया होना चाहिए बॉडी में, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, और सरफेस जो है ना वो फ्रिक्शनल लेस होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन कंडीशंस है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी जो कंडीशंस हैं वो भी कंडीशन आप कह सकते हैं, लेकिन वो सारी कंक्लूजन बेस है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो कंडीशन मेंशन की हुई है। अब बेटा हमने ये कंक्लूड तो कर लिया, अब हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तवज्जो करनी है बेटा आपने। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? ओमेगा की वैल्यू थी 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। मुझे टी निकालना है, तो टी और ओमेगा को क्या कर दूंगा? रिप्लेस कर दूंगा। तो टी का फार्मूला बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ऊपर, याद है आपको? डेरिवेशन करना चाहते हैं तो डेरिवेशन भी कर सकते हैं। लाइक ए का फार्मूला हमने पढ़ा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ए का फार्मूला था माइनस के बाई एम एक्स। ये दो फार्मूला से ना, इन दोनों को आप रिलेट कर दें, कंपेयर कर लें, मींस के बाई एम एक्स। अब एक्स एक्स के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? के बाई एम के इक्वल आ गया। अब स्क्वायर रूट ले लें आप दोनों साइड पे,
दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट k/m। अब इस ओमेगा की वैल्यू को टाइम पीरियड वाले फार्मूले में पुट कर दें आप, तो आपके पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय के था ना, डिवाइडेड बाय ओमेगा था। तो ओमेगा की वैल्यू जब ये पुट करेंगे आप, 2 पाई अंडर रूट k/m। तो अब देखिए मैथ नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन बनेगी 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई के। अब बच्चों, तो बच्चों करनी है आपने हमारे पास जो, इसको हम फ्रीक्वेंसी को बाद में देखते हैं। अभी साइड पे हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिख देते हैं, 2 पाई m/k। अब हमने समझना ये है कि टाइम पीरियड जो है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक कह रहा है मैथ्स पे, एक कह रहा है के पे। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं ज़्यादा कर दूं, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब मैं हार्ड स्प्रिंग कंसिडर करूं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, के की वैल्यू कम करूंगा टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम सिमुलेशन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये स्टॉप वॉच जो है ना ये ऑन करता हूँ ज़रा। अब जैसे स्क्रीन पे जाएगा ना, मैं स्टॉप वॉच ऑन करूंगा, टाइम पीरियड फाइंड आउट करूंगा इसको। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। ये मैंने स्टॉप कर दी, देखें 0.79 कितना आया बेटा, 0.79। ये ज़रा नोट डाउन कर लें, ये इसका टाइम पीरियड आया 0.79। अब अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, ये देखिए मैं ऊपर से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को ज़्यादा कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं ले आया हूँ। चलिए मैं एक्सट्रीम पे ले जाता हूँ, ये ले, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, ज़्यादा कर दी है। अब मैं दोबारा इसका टाइम पीरियड नोट नोट डाउन करूँगा, एक्सट्रीम पे आएगा। ये मैंने नोट डाउन कर दिया, स्टार्ट कर दिया मैंने, और ये मैंने स्टॉप कर दिया। देखें पहले 7 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 0.7, और अब 0.5 आ रहा है। मीन्स कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा की थी, तो टाइम पीरियड कम, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम, टाइम पीरियड ज़्यादा। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या था बेटा, मैथ्स के साथ था, कि अगर मैं मैथ्स की वैल्यू को ज़्यादा करूँगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैथ्स कितना है, 100 ग्राम है, और अभी टाइम पीरियड कितना आया था, 0.53। अब मैं मैथ्स को ज़्यादा करूँगा और मैं चेक करूँगा क्या टाइम पीरियड ज़्यादा होता है कि नहीं होता। ज़रा देखिए, मैं अब इसको 100 ग्राम से 300 ग्राम पे ले गया, लेकिन ये स्लो भी हो गया। मैथ्स ज़्यादा, टाइम पीरियड ज़्यादा। अब ज़रा मैं इसका टाइम पीरियड नोट करूँगा, एक्सट्रीम पे जाएगा तो ये देखिए स्टार्ट कर दिया मैंने। ये देखिए ज़रा, ये स्टॉप 9-2। पहले कितना आ रहा था, 5-2, 0.52। अब टाइम पीरियड कितना आ रहा है, 0.92। मीन्स हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि मैथ्स को अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और आप फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पहले से ज़्यादा स्लो हो गया। चलिए इसको इस तरह से भी, ये देखिए मैथ्स कम किया, अब ये फास्ट हो गया। फास्ट होने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा साइकिल कंप्लीट करेगा कम टाइम में, मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझे, टाइम पीरियड कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट जो है ना वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप कि ये टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है ना ये आपको समझ आ गई है। आगे फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है बेटा, 1/t के इक्वल होता है। यही टी की वैल्यू उठा के आप इधर पुट कर दे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2 पाई के, आप ऊपर आ जाएगा, k/m। अब ज़रा तवज्जो करें, ये अब वही रिलेशन बन रही है। अब मैं आपको सिमुलेशन से तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली अब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मैं के की वैल्यू को ज़्यादा करूँगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कि वो ज़्यादा स्पीड के साथ ऑसिलेट करेगा। ठीक है, ज़्यादा स्पीड के साथ वो अप एंड डाउन मूव करेगा, के की वैल्यू को अगर मैं ज़्यादा करूँगा। चले मैं आपको सिमुलेशन दिखा ही देता हूँ। ये देखिए के की वैल्यू स्मॉल कर दी, स्पीड ज़रा नोट डाउन करें बस। और अगर मैं के की वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ, अब ज़रा स्पीड देखें, स्पीड ज़्यादा हो गई है ना। यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था आपको।
कि अगर आप के की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा का मतलब कि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और मैथ को अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब कि मोशन जो है वो स्लो हो जाएगी। स्लोली बॉडी जो है ना वो अप एंड डाउन मूव करेगी। तो ये सारी बातें बेटा क्लियर हैं आपको, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मुबारक हो आपको। और अब जो है हम एमसीक्यूज बेस कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लाइक एक्सेलरेशन और एक्स के दरमियान में बनने वाला एंगल क्या है। तो बेटा देखें, ये मैंने दोबारा से नीचे वाली जो डायग्राम है ना इसको आपने ऑब्जर्व करना है कि बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस की। इसको मैं थोड़ा सा ये वाला कलर ले लेता हूँ। देखें कि बॉडी को आपने इस डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, वो तो हमेशा कहाँ पर होती है बेटा, टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो एक्स और ए के दरमियान में बनने वाला एंगल क्या है, 180 डिग्री। यानी दोनों ऑपोजिट हैं तो 180 डिग्री, ये एमसीक्यूज आ सकता है आपको। फिर एक्सेलरेशन और रीस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी कहाँ पर होगी बेटा, मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। मीन्स के दोनों पैरेलल हैं तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। फिर रीस्टोरिंग फोर्स और एक्स। रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है, एक्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके दरमियान में एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो ये तीनों एमसीक्यूज हैं बेटा आपके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका है कि मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। बेटा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों होता है, इसको मैथमेटिकली आप कैसे देख सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स था ना डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। बात समझे। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है ना वो हाफ के एक्स स्क्वेयर है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एक्स जीरो होगा मीन पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला भी आपने यही पढ़ा ना, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मीन पोजीशन पे एक्स जीरो हो जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आई होप कि ये बातें समझ आ गई हैं। और इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन बिल्कुल उसका ऑपोजिट, बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाएगी तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये बॉडी जो है ना ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप होगी ताकि अपनी डायरेक्शन रिवर्स करे। पहले ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब ये थोड़ा सा जैसे डायरेक्शन को रिवर्स करने लगेगी, जैसे आप बॉल को अपर थ्रो करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जाके अब ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। जब ये डायरेक्शन रिवर्स कर रहा होता है तब ये कुछ टाइम के लिए स्टॉप होता है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम मीन जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, एक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं बेटा ये आपके एमसीक्यूज़ हैं जो आपने याद रखने हैं। अब इसको सिमुलेशन से भी ज़रा देख लेते हैं, इसी सिमुलेशन से आपने देखना है। चलें इसको थोड़ा सा हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं इसको। ये देखें ज़रा, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सट्रीम पे ले जाके छोड़ने लगा हूँ। अब हमने कुछ फैक्टर जो है ना वो डिस्कस करने हैं इसमें। अच्छा इसमें डैम्पिंग है तो मैं डैम्पिंग को ज़ीरो कर देता हूँ। अब ज़रा अब ये ऑसिलेट करता जाएगा। इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। अब ये स्लो मोशन में भी आ गया। अब ज़रा वेलोसिटी को ज़रा ऑब्जर्व करें। वेलोसिटी एक्सट्रीम पे इसका एरो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब ये डायरेक्शन रिवर्स करने लगेगा। और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है विजुअली वेक्टर्स की लेंथ के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी। तो आपने इसकी लेंथ को कंसिडर करना है, लेंथ को ज़रा ऑब्जर्व करना है कि कम जहाँ पे लेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे लेंथ कम वहाँ पे वेलोसिटी कम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी जो लेंथ है ना वो कम हो रही है और एकदम से ज़ीरो भी हो जाती है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स कि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी बेटा, मीन पर होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी।
अब वेलोसिटी को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है तो अब एक्सेलरेशन पे आ जाए। देखिए, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, और इसकी डायरेक्शन भी कहाँ पर है? ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। जब ये बॉडी मीन पर आती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है। ये चीज़ें भी अगर आपको समझ आ गई हैं तो आप ज़रा एनर्जी को देखें ज़रा। ये आपको राइट साइड पे आपको टेबल गिवन होगा काइनेटिक एनर्जी का, अगर आप देखें और उसकी मोशन को ऑब्जर्व करें। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम तब होगी जब बॉडी मीन पर आती है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, मीन पे वेलोसिटी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, उसकी मोशन ज़्यादा होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो तब ज़्यादा होगा जब बॉडी एक्सट्रीम पे जाएगी। देखें, बॉडी एक्सट्रीम पे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ये देखिए, ये ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह आप चीज़ों को जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अब हम जाते हैं बेटा अपने, हाँ, अब पॉइंट जो है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कह लें, कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन पर आती है तो देखिए, जब ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्सट्रीम पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ज़ीरो ही होती है। और जब ये मीन पोजीशन पर आएगी तो एज्यूम करते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी में चेंज तो आया है, तो फिर जब चेंज आया है तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है ना वो ज़ीरो क्यों होता है? ये क्वेश्चन है। तो बेटा इस बेस पर भी, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर भी अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तब भी एक्सेलरेशन क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। अब ये बात जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट आई है आपने बड़े फोकस होकर ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देखिए, जब बॉडी यहाँ पर आएगी तो अब इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा? और लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल बेटा 10 का चेंज आ गया। ठीक है, ज़ीरो से आगे ये पोजीशन ए पर आए तो इसमें जो चेंज आया ना 10 का आ गया, मतलब कि इस सिनेरियो में एक्सेलरेशन होगा। अब बॉडी दोबारा इधर आ जाती है। अब इसकी वेलोसिटी 15 हो गई। ठीक है, अब मुझे बताएं कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना था? 10 का। मान लो कि 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी 0 से 10 हुई जब ये पोजीशन ए पर आई। ठीक है, ये चले पोजीशन ए नहीं कहते, हम इसको पोजीशन बी कह लेते हैं। ठीक है, ए से जब ये बी पर आई 1 सेकंड में आई और वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 10 का। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 10 हो गया। अब ये बॉडी बी से किधर आएगी? सी पर आएगी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 5 का। तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब ये बॉडी यहाँ पर आएगी डी पोजीशन पर, तो अब इसमें कितना चेंज आया? कंसिडर कर लें 18 आ गया। ठीक है, अब 15 से 18 3 का चेंज आया, एक्सेलेरेशन भी कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखें जैसे जैसे बॉडी एक्सट्रीम से मीन पर जा रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, 0 थी, 10 थी, 15 थी, 18 थी, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? कम हो रहा है। बॉडी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड हो जाती है वो 20 हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 का। और जब ये मीन पर जाएगी तो मीन पर भी इसकी वेलोसिटी 20 ही रहेगी, लेकिन इस विच मीन क्या हो गया कि एक्सेलरेशन अब जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज है वो जीरो हो गया। बात समझ है? पहले 15 से 18 और 18 से 20। अब जब 18 से 20 पर आया बॉडी बॉडी की वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? 2 का। लेकिन जब 20 से 20 पे जाएंगे वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आया। मीन्स, इन सिंपल वर्ड के जब बॉडी मीन पोजीशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगी तो वहाँ पे वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और जब वेलोसिटी का चेंज ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। हमने इसको कॉन्सेप्चुअली भी देख लिया, हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया, और हमने इसको सिमुलेशंस के थ्रू भी देख लिया। तो आई होप कि कोई चीज़ बची नहीं है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और बेटा ये ग्राफ भी आपने याद रखना है, ये भी हमसे में पूछा जा सकता है। इस इक्वेशन को आपने ग्राफ में प्लॉट करना है। तो आप देखें कि एक्सेलरेशन आप वाई एक्सिस में लें और एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स एक्सिस में लें। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो एक्स जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। देखें, ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगी। थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा कि एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा।
और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है, जबकि एक्सेलरेशन जो है ना वो नेगेटिव है। ए फैक्टर हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इक्वेशन में है ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ग्राफ जो है ना वो इसका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसी तरह आप रीस्टोरिंग फोर्स और एक्स का भी यही ग्राफ होगा। मीन्स कि ए की जगह अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स मेंशन कर दें तो यही ग्राफ बनेगा। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब बेटा ये एक पॉइंट टू पॉइंटर आपकी बुक में लिखा हुआ है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दैट यूटिलाइज सिंपल हार्मोनी मोशन में पेंडुलम क्लॉक्स आ जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, एंड व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बेटा ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 4.14.1 है। और इसमें वो क्या मेंशन करता है बेटा, आपने क्या फाइंड आउट करना है, ज़रा इसको रीड आउट कर लेते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 2 रेडियन पर सेकेंड है। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आपने निकालना है। गिवन डाटा, गिवन डाटा में आपके पास ओमेगा है आपका 2 रेडियन पर सेकेंड। आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है और आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसको डायरेक्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन की हाइडिंग थी आप। और टाइम पीरियड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा, 2 पाई अंडर रूट, बल्कि ओमेगा का फार्मूला ही पुट कर देंगे हम। ओमेगा किसके इक्वल है बेटा, 2 पाई एफ के। चाहो तो यहाँ पे आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लें, फ्रीक्वेंसी को आप सब्जेक्ट बना लें, और ये हो जाएगा ओमेगा और 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड, और ये 2 पाई, टू टू के साथ कैंसिल हो गया, 1/पाई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/पाई। पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। और यहाँ पे इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.318 और यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होगा 1/एफ, और 1/एफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे 0.318, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 3.14 आ जाएगा। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी समझ आ गया होगा। मुझे दे बेटा अब इजाज़त, अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।